नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामा में से एक की, जिसका सेंटर है ग्रीनलैंड। जी हां, ये एक ऐसी कहानी है जो आर्कटिक की बर्फीली चादर के नीचे खौल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश एक विशाल बर्फीले टुकड़े के लिए आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? इसका जवाब, यकीन मानिए, आर्कटिक की बर्फ से कहीं ज्यादा गहरा है। एक्सपर्ट्स इसे स्टेज 3 जियोपॉलिटिकल ड्रामा का नाम दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये मामला अब सिर्फ डिप्लोमैटिक बातचीत से बहुत आगे निकल चुका है। अब इसमें सीधे सीधे आर्थिक दबाव और मिलिट्री की दखलंदाजी शामिल हो गई है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे अस्थिर फ्लैश पॉइंट्स में से एक बना देती है। तो ये सिर्फ एक द्वीप की बात नहीं रही, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का एक नया अध्याय खुल रहा है। तो चलिए इस ड्रामे के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। इसकी चिंगारी तब भड़की जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की अमेरिका की पुरानी ख्वाहिश को फिर से हवा दे दी, और बस इसी एक कदम ने एक ग्लोबल टकराव की सिचुएशन पैदा कर दी। आखिर अमेरिका इस बर्फीले इलाके को लेकर इतना फोकस्ड क्यों है? इसके पीछे 3 खास वजहें हैं जो इस पूरी महत्वाकांक्षा को ड्राइव करती हैं और हमें मामले की जड़ तक ले जाती हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो बेजोड़ है। आप देखिए, ग्रीनलैंड ठीक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रशिया के बीच पड़ने वाले जरूरी समुद्री और हवाई रास्तों पर मौजूद है। मतलब जो भी इस द्वीप को कंट्रोल करेगा, उसके पास ग्लोबल मिलिट्री सर्वेलेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक जबरदस्त एडवांटेज होगा। दूसरा कारण है बर्फ के नीचे छिपा हुआ खजाना। अंदाजा है कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे स्मार्टफोन से लेकर एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ चलता है। और फिलहाल इस मार्केट पर चीन का दबदबा है। तो अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मौका नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। और तीसरा तर्क नेशनल सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमता है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते मिलिट्री असर का मुकाबला करने के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि इसके आलोचक कहते हैं कि यह बात कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। उनका कहना है कि इन दोनों देशों की आर्कटिक में अभी जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर इकोनॉमिक हैं, मिलिट्री नहीं। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर हम इस पर कब्जा नहीं करते हैं तो रूस या चीन कर लेंगे। यह सोच इस पूरे मुद्दे को डिप्लोमेसी से हटाकर एक जीरो सम रेस में बदल देती है। एक ऐसी दौड़ जिसे उन्हें लगता है कि हर कीमत पर जीतना ही होगा। तो अमेरिका के इस एग्रेसिव मूव पर यूरोप ने क्या रिएक्शन दिया? डेनमार्क और उसके सहयोगियों का जवाब बहुत तेज, मजबूत और एकजुट था। इस टकराव को शायद इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। एक तरफ अमेरिका जो इसे एक रियल एस्टेट डील समझ रहा था, लेकिन डेनमार्क और खासकर ग्रीनलैंड के लोगों के लिए यह एक बेतुका प्रस्ताव था। उनकी आज़ादी, उनके इतिहास और उनकी पहचान का अपमान। जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो अमेरिका ने इकोनॉमिक हथियार उठा लिए। डेनमार्क के इनकार के जवाब में 8 यूरोपीय देशों पर अचानक 10% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया गया, और बस ये जियोपॉलिटिकल टकराव एक फुल फ्लेज्ड ट्रेड विवाद में बदल गया। और ये प्रेशर यहीं नहीं रुका। अमेरिका ने धमकी दी कि जब तक ग्रीनलैंड पर कोई डील नहीं हो जाती, टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के लिए ये हद पार करने जैसा था। उन्होंने इसे अस्वीकार्य आर्थिक ब्लैकमेल कहा और जवाब देने के लिए इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाईं। अमेरिकी दबाव के सामने यूरोप झुका नहीं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतों ने एक साथ आकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, हम किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और ग्रीनलैंड की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन शायद सबसे पावरफुल रिएक्शन किसी बड़े देश से नहीं, बल्कि खुद ग्रीनलैंड के लोगों की तरफ से आया। हजारों लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उनका नारा, हम बिकाऊ नहीं हैं, पूरी दुनिया में गूंज उठा। तो एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोप खुलकर आमने सामने हैं, वहीं 2 और ग्लोबल पावर्स, रूस और चीन, पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अलग हैं, लेकिन कम जरूरी नहीं। ये टेबल उनके अलग अलग अप्रोच को बिल्कुल साफ कर देती है। चीन पोलर सिल्क रोड की बात करता है और अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब वो धीरे धीरे इस इलाके में अपना दबदबा खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस स्थिरता बनाए रखने की बात तो करता है, लेकिन साथ ही साथ आर्कटिक में अपने मिलिट्री बेस को बढ़ाकर चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।
ये जो एक लोकल विवाद लग रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। ग्रीनलैंड पर यह लड़ाई सिर्फ एक द्वीप के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन इंटरनेशनल अलायंसेस की नींव हिला रही है और उन नियमों को चुनौती दे रही है जिन पर दुनिया दशकों से चलती आई है। इस टकराव के 3 बड़े नतीजे सामने आ रहे हैं। पहला, ये नेटो के अंदर भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। दूसरा, ये अटलांटिक के दोनों तरफ एक खतरनाक ट्रेड वॉर का खतरा बना रहा है। और आखिर में इसने पूरी बहस को ही बदल दिया है। अब ये सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और सेल्फ डिटर्मिनेशन के फंडामेंटल राइट के बारे में है। तो ये सब हमें कहां ले जाता है? आर्कटिक का भविष्य दांव पर है, और एक बात तो साफ है कि अब ये सिर्फ एक दूर दराज का बर्फीला वीराना नहीं रहा। आज ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री और डेमोक्रेटिक पहचान का एक बहुत पावरफुल सिंबल बन चुका है। इस एक टकराव ने आर्कटिक पॉलिसी और ग्लोबल पावर की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पे आके रुक जाते हैं, क्या ग्रीनलैंड से जमीन का एक टुकड़ा है, या फिर हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म लेते हुए देख रहे हैं? एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां पुरानी बातें पिघल रही हैं और नियम दोबारा लिखे जा रहे हैं।